Hello, all of you. In this particular video, we are going to discuss the amendments, Corporate and Economic Law CA final amendments relevant for November 2020 examination. Now, this particular amendment, the first set especially, that is Section A, Company Law Amendments are very well applicable even for the old course. तो दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स इस अमेंडमेंट वीडियो को देख सकते हैं. अगर मैं इस पूरे अमेंडमेंट वीडियो की बात करूं तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंपनी लॉ से जुड़े हुए सारे अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे. ऑल्दो कॉर्पोरेट लॉज में हमारे सिक्योरिटी लॉज के एंड देन वी हैव इकोनॉमिक लॉज ऑल्सो, उसमें भी अमेंडमेंट्स हैं. तो अपार्ट फ्रॉम कंपनी लॉ जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स बचेंगे उसका हमारा एक दूसरा वीडियो रिलीज होगा विच विल बी रिलीज्ड वेरी सून. तो जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ दे हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए एंड सो दैट यू स्टे अपडेटेड और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले एज एंड व्हेन इट इज़ अपलोडेड. ठीक है. अब अगर हम इन अमेंडमेंट्स की बात करें तो the list of significant amendments relevant for November 20 examination was released by the institute. और इस पर्टिकुलर फाइल में जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं वो इस पीरियड के हैं. That is starting from 1st May 2020 to 30th April, 1st May 2019 to 30th April 2020. अगर अब मैं बात करूं 1 मई से 31 अक्टूबर 2019 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे मई अमेंडमेंट वाले वीडियो में कवर्ड हैं. ठीक है. उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो उस अमेंडमेंट को मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ एंड इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड. पर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मई का एग्ज़ाम जब हमारा कैंसिल हुआ तो ऑल द रेलिवेंट अमेंडमेंट्स टिल डेट for relevant for that particular examination and even relevant for November 2020 examination becomes important for you. ठीक है. RTP हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मई 2020 की ही है. फॉर नवंबर देयर इज नो RTP, दैट इज देयर इज नो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिकॉज हमारा मई का एग्जाम कैंसिल हो गया था. ठीक है. तो ये जो आपके अमेंडमेंट्स हैं आई विल स्ट्राइक आउट इन दिस पर्टिकुलर फाइल. और ये अमेंडमेंट अगर आपको पढ़ने हैं तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? मई के अमेंडमेंट वीडियो से. अब बात आती है हमारी इसके बाद के अमेंडमेंट्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st November 2019 टिल 30th April 2020. जो हमारे नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट हैं, एप्लीकेबल हैं, वो हम इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो आई होप दैट विजन इज़ क्लियर. अब सबसे पहले मैं बात करूं अगर कॉर्पोरेट लॉज में तो सबसे पहली चीज़ आती है सेक्शन ए कंपनी लॉ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंपनी लॉ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे जुड़े सारे के सारे अमेंडमेंट्स को कवर करने वाले हैं. And here it goes without wasting any more time because I know your time is very important and इस समय तो बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बड़े ज़्यादा नियर हैं and you have to get going, your preparation must be on peak at this particular time. So without wasting any more time, let's start with our amendments. Okay. तो सबसे पहला हमारा अमेंडमेंट, अच्छा चलो मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ एंड देन विल कम टू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. Chapter 1, that is in the chapter of directors, हम सबका फेवरेट चैप्टर डायरेक्टर्स. उस चैप्टर में जो अमेंडमेंट आया है वो क्या है? फॉरगेट अबाउट. देखो अब जब आपको इतने सारे ऐसे रूल्स और ये दिखता है नोटिफिकेशन नंबर ये नंबर वो, तो आप शायद कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक मन में ये भी थॉट आता है कि क्या एग्जाम में हमें इतना स्पेसिफाई करके लिखना है? नोटिफिकेशन नंबर ऑल्सो वी हैव टू कोड. नो, यू डोंट हैव टू कोड दैट, डोंट वरी एट ऑल. बट अगर इंस्टीट्यूट हमें बता रहा है कि कहाँ अमेंडमेंट आया है तो इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली आपका सेक्शन, सब सेक्शन, रूल, सब रूल, सब चीज़ कोट करनी पड़ेगी तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे. ठीक है. तो ये देख के घबराना नहीं है कि अच्छा इतना 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 डिटेल में मतलब याद करना होता है. तो जितना डिटेल में याद कर लो उसकी कोई लिमिट नहीं है. पर हाँ, जो आपको जैसे पढ़ाया गया है, जैसे समझाया गया है, आप उस हायरार्की को, उस चीज़ों को फॉलो करें तो इट इज़ गोइंग टू बी ओके. नाउ सी
सबसे पहला हमारा जो अमेंडमेंट है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, हमारा चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स इज रेड विद दीज रूल्स, और इसका जो रूल 6 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। दैट मीन्स पहले हमारा रूल 6 कुछ और था और अब पूरा का पूरा रूल 6 हट के कुछ और आ गया है। ये अमेंडमेंट कब आया है? ये हमारे अमेंडमेंट रूल्स आए, 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 विच आर इफेक्टिव फ्रॉम 22 अक्टूबर 2019। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन की डेट होती है। अब आप ये सोचोगे तो बोलोगे मैम ये अमेंडमेंट तो उसमें कवर होगा, नहीं, ये इसमें कवर है बिकॉज इट इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। ठीक है, तो 1 दिसंबर से इफेक्टिव है, इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। रूल 6 कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट हो गया है, ये हमारा नया रूल 6 है। ठीक है, तो आपको ये इतना ज़्यादा ये सब पढ़ना और समझने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ माय चार्ट। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये रूल 6 क्या है, व्हाट इज़ इट रिलेटेड टू, इसमें क्या था और हम किस पर्टिकुलर टॉपिक की इसके रिलेशन में बात करते हैं। तो रूल 6 हमारा जो कंपनीज डायरेक्टर्स चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इट बेसिकली is related to section 150. Section 150 of Companies Act is read with rule 6. Is read with rule 6. आपको याद होगा, डेफिनेटली याद होना भी चाहिए, वी हैव अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का हमारा जो कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में, वो क्या था कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कंपनीज हैं। बेसिकली जैसे जैसे हमारी कंपनी के लेवल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम उसको बड़ी कंपनी मानते हैं, वैसे वैसे उसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। इसलिए कंपनीज एक्ट ने मैंडेट किया कि इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे आप अपॉइंट करोगे, दैट इज द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड यू कैन से द मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, वो सारी चीजें कहाँ पे दी हुई हैं? सेक्शन 150 में दी हुई हैं, विच इज रेड विद रूल 6। तो रूल 6 में क्या बातें लिखी हुई थी पहले कि आपकी एजेंसी होगी, आपको अपना नाम इंक्लूड कराना होगा और उसमें क्या क्या आपको चीज़ें देनी होगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एवरीथिंग वाज रिटन इन रूल 6। नाउ दिस रूल हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड। अब हमारे पास आज की डेट में एक नया रूल 6 है, सेम सेक्शन, सेम कोरिलेशन, सेम थिंग। ठीक है, पर ये रूल बदला क्यों? ये रूल बदला क्योंकि एक इंस्टीट्यूट नोटिफाई हो गया है इस रिगार्ड में। देखो, सेक्शन 150 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 150 की अगर आपको बातें कुछ याद हो तो उसमें लिखा हुआ है कि डेटा बैंक में बी मेंटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूट, एजेंसी जो भी है, एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो डेटा बैंक कौन मेंटेन करेगा? वो इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिगार्ड में नोटिफाई किया हो। Now, IICA, that is Indian Institute of Corporate Affairs, has been notified by central government for the same. ठीक है, अगर आप ये देखो तो iica.nic.in ये वेबसाइट है, आप इसको चेक कर सकते हो, विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो दैट हैज़ बीन नोटिफाइड, और इस नोटिफिकेशन के साथ, मतलब इसको नोटिफाई करने के साथ साथ पूरा एसेंस रूल का थोड़ा सा बदल गया, बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर टू फॉलो, कितने टाइम लिमिट में क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए अब नया रूल 6 डिस्कस करते हैं। Any individual who intends to be appointed as independent director. तो आफ्टर ये जो हमारा 2 सेट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको आप बोल सकते हो, दिस इज बिफोर रूल्स एंड दिस इज आफ्टर रूल्स। और हमारे रूल्स कब आए हैं? 1 दिसंबर 2019। मतलब 1 दिसंबर 2019 के बाद किसी भी पर्सन को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है किसी भी कंपनी का, ठीक है, आपको अभी बनना है या आप सोचते हैं कि कभी मैं फ्यूचर में बनूंगा, तो वॉलंटरली आपकी इच्छा है कि मैं अपने आप को एनरोल करा लूँ, अपना लिस्ट में नाम चढ़वा लूँ, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और अगर आपको बनना है
So in both these cases, before your appointment, you have to apply to the institute for inclusion of your name. अगर आपका उस डेटा बैंक में नाम नहीं होगा, उस लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी कंपनी के आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, दैट इज आफ्टर 1 दिसंबर 2019. इज दिस क्लियर? अब अगर मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब ये जब रूल्स आए उसके पहले आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो किसी कंपनी के और आपका नाम उस डेटा बैंक में नहीं है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते? आपको छोड़ना पड़ेगा ऑफिस? क्या प्रोसीजर होगा, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी बोला गया है कि इवन इन दैट केसेस यू हैव टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ योर नेम, बट आपको कुछ टाइम दे दिया गया है. आपको टाइम क्या दिया हुआ है? विद इन 7 months. नाउ दिस अप्लाई विद इन 7 months ऑल्सो हैज अ स्टोरी. ठीक है, ये कंटिन्यूअसली एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है, तो ये मैं आपको, अभी हमारा सेकेंड अमेंडमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, तो वो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी सेपरेटली. ठीक है, लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आफ्टर रूल्स. जब हमारे ये रूल्स नोटिफाई हो गए, उसके बाद किसी भी पर्सन को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बिफोर योर अपॉइंटमेंट, दैट मीन्स यू कैन नॉट गेट अपॉइंटेड unless your name is there in the data bank. ठीक है, तो before your appointment you have to apply to institute for inclusion of your name along with the relevant fees. ठीक है, अब आपका नाम इंक्लूड हो गया, आपका नाम उस डेटा बैंक में इंक्लूड हो गया. 1 साल के अंदर अंदर, within 1 year you have to also pass a self assessment test. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट कराती है, और अगर हमें उसमें 60% या उससे ऊपर मिल जाता है तो वी आर पास, हम पास माने जाते हैं. ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो पूरा का पूरा एसेंस है ना, वो क्या है कि हम एक कंपनी में एक उन लोगों को भी भेजे मैनेज करने के लिए. सपोजली इट्स अ ह्यूज कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रही है, तो वो कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? तो वो कंपनी ऐसे लोगों से भी मैनेज हो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड, दे मे बी इंटरनल पर्सन्स, राइट, जो प्रमोटर ग्रुप एंड ऑल होते हैं. बाहर का कोई पर्सन आएगा तो वो बाहर की एक्सपर्टीज, बाहर का एक्सपीरियंस, और एक not in a biased way, in an independent manner, he will be able to guide and assist the company. तो वो पूरा एसेंस है, वो पूरा इंटेंशन है. अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लोगे तो यार ओनली अपॉइंटिंग आईडी फॉर द सेक ऑफ अपॉइंटिंग आईडी, and he is not actually fulfilling the main intention and purpose of what is required under Companies Act. राइट, तो आपको जो अपॉइंट करना है उसके पास हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी हो, दैट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड व्हेन ही पासेस दिस पर्टिकुलर टेस्ट. ठीक है, व्हेन ही पासेस दिस पर्टिकुलर टेस्ट. दैट गोज विदाउट सेइंग कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 10 साल से एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, तो उसके पास क्या एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होगा? और अगर होगा तो आपको उसका टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? तो इन दिस पर्टिकुलर केस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट मीन्स कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम अपियरिंग फॉर दिस टेस्ट. हमने बोला नाम तो इंक्लूड कर लेंगे एट वंस, बट 1 साल के अंदर अंदर, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, 1, 2, 3 अटेम्प्ट भी नहीं है. ठीक है, अटेम्प्ट भी नहीं है, हमारी तरह ही है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार आपका नहीं हुआ, रीअटेम्प्ट करके आपको बस ये पास करना है. 1 साल के अंदर अंदर आपको ये पास करना है. विद इन 1 year यू हैव टू पास दिस प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. अगर ये नहीं होता है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा. यहाँ पे लिख लो, अदरवाइज name will be removed from data bank. Name will be removed from data bank. Okay. अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? अगर
10 years एक्सपीरियंस है आपका ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर, या फिर इवन इफ यू आर अ की मैनेजरियल पर्सनल बिकॉज ही इज एज गुड वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, unlisted public company with paid up capital of 10 crore or more, or sorry, ये ना मैंने 2 बार एक्चुअली लिख दिया है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कंपनी हैज बीन रिटन 2 times. Listed public company, unlisted public company with paid up capital 10 crores or more, और even if it is a listed body corporate. तो अगर आपने इन 3 में काम किया है, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है, देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेस्ट. अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस आपको सेल्फ प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना ही करना पड़ेगा विद इन 1 year. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी. सपोजिटली let's say for example if Mr. X is a director. Mr. X क्या है? डायरेक्टर है. डायरेक्टर क्या है? 2 कंपनीज में डायरेक्टर हैं. एक कंपनी है ABC और एक कंपनी है PQR. ठीक है, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है और ये भी एक लिस्टेड कंपनी है. मिस्टर एक्स डायरेक्टर रहे ABC में 5 years के लिए और PQR में भी 5 years के लिए. दैट इज आप समझ लीजिए 2020 से 25, ज़्यादा हम आगे चलेगा ना. चलो 2015 से 2020, ये भी 2015 से 2020. अब मिस्टर एक्स ऐसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज में डायरेक्टर रहे हैं, पर ऐसे देखो उन्होंने कितनी अजीब सी बात कह दी. 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये, 5 + 5 = 10. देखो वो प्लस इज इक्वल टू लग ही नहीं रहा है. 5 + 5 = 10. क्या आपको लगता है कि ही हैज़ 10 years of experience to be exempted from appearing and taking that self assessment test? I don't think so. The answer is no. ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 ही साल का एक्सपीरियंस है. हाँ, 5 साल अगर आप एक कंपनी में रहते एंड योर टेन्योर वुड हैव बीन डिफरेंट, जैसे यहाँ पे 10 से 15 होता और यहाँ पे 15 से 20 होता, तो हम आपके एक्सपीरियंस को 10 years मानते. बट इफ एट द सेम टाइम यू आर अ डायरेक्टर और केएमपी ऑफ 10 डिफरेंट कंपनीज, तो आप एक टेन्योर के अपने सारे डायरेक्टरशिप्स को ऐड करके टेन्योर नहीं बढ़ा सकते हो. 10 years दैट मीन्स यू शुड हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ऐसे आप एक्सपीरियंस नहीं इंक्लूड कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू 5 ओनली. वाई इज इट 5? बिकॉज आपका काम करने का साल सेम है. ठीक है, so this also has been clarified in the rules. This also has been clarified in the rules only. तो आपको क्या करना है? You have to appear for the test and तो आपका नाम बरकरार रहेगा in the data bank. और अगर अब देखो ये जो लाइसेंस भी हमको मिलता है ना, ये आप मतलब टू योर नेम टू बी देयर इन द डेटा बैंक, ये अलग अलग टेन्योर के लिए होता है. इट कैन बी फॉर 1 year, 5 year, लाइफ टाइम भी फीस आप दे के पूरा का पूरा लाइफ टाइम आपका ये नाम चलेगा. मतलब जब तक आप चलोगे तब तक आपका नाम भी चलेगा. ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है. So whatever your tenure is, after your tenure has expired, then within 30 days you have to file the application for renewal. Otherwise again you can say otherwise your name is going to be removed from data bank. ठीक है, आई होप आपको रूल 6 समझ में आया होगा. सिंपल सा प्यारा सा रूल 6. इंडिविजुअल हो, वॉलंटरली, या फिर अगर एक बार ना क्विकली इसमें से भी हम देखते हैं ताकि बाद में आप ये पढ़ो तो आप इसको पढ़ के घबरा नहीं जाएं. हर इंडिविजुअल who has been appointed as an independent director on the date of commencement of these rules, that means जो existing थे उनके पास क्या है, within 3 months. मैम आपने बोला 7 months, यहाँ पे लिखा है 3 months. मैंने कहा था एक कहानी है, राइट, एक स्टोरी है, वो भी स्टोरी में बताती हूँ. और जिसको भी अपॉइंटेड होना है आफ्टर सच कमेंसमेंट, मतलब रूल आने के बाद जिसको अपॉइंट होना है, वो क्या कर सकता है,
अपना नाम इंक्लूड करा सकता है 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। वो कैसे कराएगा, एक एप्लीकेशन, अच्छा जब उसका नाम खत्म हो जाता है तो वो एप्लीकेशन देता है फॉर रिन्यूअल विद इन 30 डेज, ठीक है। एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट, अच्छा दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हर इंडिविजुअल जिसका कि नाम इंक्लूड हुआ है डेटा बैंक में, उसको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब उसका नाम इंक्लूड हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका नाम हट जाता है इंस्टीट्यूट के डेटा बैंक से। प्रोवाइडेड एक इंडिविजुअल जिसने 10 साल से ज़्यादा सर्व किया है एज डायरेक्टर और KMP इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, उनको सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। मैम आपने यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट भी लिखा है, दैट इज कम लेटर, ठीक है। आई होप, देखो any period during which an individual was acting as a director or KMP in 2 or more companies at the same time shall only be counted as 1। समझ में आ गया। इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मनेसर। पासिंग क्राइटेरिया आपका 60% है एंड कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट लो, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट पास करना इज इंपॉर्टेंट और 1 साल के अंदर पास करना इज इंपॉर्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला चेंज हमारा आया था 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 से, जिसने कि पूरे के पूरे रूल 6 को रिप्लेस कर दिया। दूसरा अमेंडमेंट हमारा आया हमारे अमेंडमेंट रूल्स 2020, वो अमेंडमेंट रूल्स 2019 थे और वो भी 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 थे। ये अमेंडमेंट रूल्स 2020 आए जो आपके कुछ और चेंजेस लेके आए। देखो अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये वाला चेंज समझाती हूँ, ठीक है। जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं एज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दोज रूल्स दैट इज 1 दिसंबर 19 को, उनको क्या करना है, लेट्स से हाउ इट इज, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनको अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम, अप्लाई ऑनलाइन। ओरिजिनली इन रूल्स में लिखा था विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ये कहाँ लिखा था, हमारे रूल्स 2019 में, ठीक है, 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 में। उसके बाद ये चेंज हुआ जब हमारे अमेंडमेंट रूल्स 2020 आए। इसमें इसको बोला गया कि ये 5 मंथ्स होना चाहिए। उसके बाद इसको बोला गया कि 7 मंथ्स होना चाहिए, जो हमारे 2nd अमेंडमेंट रूल्स आए 2020। और इसके बाद बोला गया कि ये 10 मंथ्स होना चाहिए। ये आए हमारे 3rd अमेंडमेंट रूल्स। पर ये जो हमारे 3rd अमेंडमेंट रूल्स आए हैं ना, ये हमारे 23 जून 2020 से एप्लीकेबल हैं। दैट मीन्स ये हमारे लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट नहीं है। ये जो हमारी डेट है ये 29 अप्रैल 2020 की है। दैट मीन्स अब मैं आपको सम अप करती हूँ, चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 1 दिसंबर 2019 को जितने भी एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उनको विद इन 7 मंथ्स फ्रॉम 1 दिसंबर 2019 दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन for inclusion of their name in the data bank. This is something that you must remember. ये भी पुराना, ये आपको याद रखना है। ऑल्दो है तो ये भी पुराना, ठीक है, बिकॉज उसके बाद भी हमारा अमेंडमेंट आ गया, बट आपके एग्जामिनेशन पे आपको इसी बात पे जज किया जाएगा, क्योंकि 29 अप्रैल तक के 30 अप्रैल तक के आपसे अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली 3 months was changed to 5 months and then 5 months was changed to 7 months, ठीक है। 7 months to 10 months is not included because वो amendment जून में आया है, ठीक है। आई होप इतनी चीज समझ में आई, क्लियर हुई। अच्छा अब देखो एक अमेंडमेंट अभी और है,
अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और एक चीज हमने और लिखी है, लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, वो आई यहां से। सी, an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served as a director or KMP for a total period of at least 10 years as on the date of inclusion of his name. जब उसका नाम इंक्लूड हो रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे हम ये क्राइटेरिया चेक करते हैं, उस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, unlisted public company with paid up share capital 10 crores or more, body corporate listed on a recognized stock exchange. So this is something that has been included by this particular rules. तो पहले हमारी body corporate में, जैसे body corporate क्या होती है, हमारी LIC है, इस टाइप में अगर आप डायरेक्टर हो तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता था, ठीक है, बट बाद में इसको इंक्लूड कराया गया है, ठीक है। सो आई होप चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स के आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स क्लियर हो गए। पहला अमेंडमेंट हमने बोला कि हमारा जो रूल 6 है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। दूसरा अमेंडमेंट हमने बोला कि रूल 6 में जैसे 3 मंथ्स का टाइम था तो 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, मतलब एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास 7 मंथ्स का टाइम है कि वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर इंक्लूजन ऑफ देयर नेम। तीसरा अमेंडमेंट हमने ये पढ़ा कि पहले हम सिर्फ उन लोगों को एग्जेम्प्ट करते थे जो डायरेक्टर रहे हैं या केएमपी रहे हैं फॉर 10 इयर्स इन लिस्टेड कंपनी, इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। अब हम एक और यहाँ पे हमने पॉइंट इंक्लूड किया कि लिस्टेड कंपनी लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में भी अगर आप डायरेक्टर या केएमपी रहे हो तो भी देखो, पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 साल लिस्टेड कंपनी में रहे, ठीक है, उसके बाद आप 8 साल किसी लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में रहे, तो टोटल 8 + 2 आपने 10 इयर्स का पीरियड सर्व किया, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग और टेकिंग दैट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आई होप थिंग्स आर क्लियर, बातें समझ में आई। चलो अगला अमेंडमेंट हमारा दिया हुआ है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। अगर हम आइडियली बात करें तो डायरेक्टर्स के बाद हमारा कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोर्ड मीटिंग आता है और उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल आता है, बट फिलहाल हम इसी सीक्वेंस में अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो देखो, वंस अगेन लेट मी टेल यू, इससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होना। चैप्टर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये चैप्टर पहले है और मीटिंग्स ऑफ बोर्ड बाद में है, पर अगर आप कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो ये चैप्टर बाद में आएगा, बोर्ड मीटिंग पहले आएगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज फॉर दैट। अच्छा, अब इसमें क्या अमेंडमेंट आया है इस चैप्टर में? सबसे पहला अमेंडमेंट, बेसिकली 2 अमेंडमेंट आए हैं एंड दैट इज फ्रॉम अमेंडमेंट रूल्स 2020। पहला अमेंडमेंट क्या आया है हमारा? रूल 8A। रूल 8A पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अगर आपको याद हो, पहले इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर रूल 8। व्हाट वाज रूल 8? किसका रूल 8 मैम? हम रूल 8 बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स। रूल 8 अगर आपको याद हो तो इट वॉज अबाउट मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल। उसमें आपका क्लियरली दिया हुआ है कि आपकी की मैनेजरियल पर्सनल अलग अलग, यू हैव अ चॉइस एंड देन यू हैव अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑल्सो, कि आपको इन तीनों को अपॉइंट करना ही करना है। किसको अपॉइंट करना है? हर लिस्टेड कंपनी या फिर हर पब्लिक एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। ये कहाँ लिखा है? रूल 8 में लिखा है। रूल 8A में पहले ये लिखा हुआ था कि हर कंपनी जो रूल 8 में कवर्ड नहीं है और जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसमें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होगा। तो अगर मैं बात करूं
हमारे पुराने लॉ के हिसाब से, ओल्ड लॉ के हिसाब से आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि अगर वो लिस्टेड है तब तो वो रूल 8 में कवर्ड है ही, अगर अनलिस्टेड है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है तो वो रूल 8 में कवर्ड नहीं होती थी। पर अगर उसका कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, दैट मीन्स 5 से 10 करोड़ के बीच में अगर होता था तो वो रूल 8A में कवर हो जाती थी। इसके साथ साथ हर प्राइवेट कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो भी रूल 8 में A में कवर्ड थी, और इन दोनों को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की ज़रूरत थी। ये क्या था, हमारा पुराना लॉ। अब कंपनीज एक्ट ने क्या किया है, इसको हटा दिया है और इस लिमिट को बढ़ा के 10 कर दिया है। दैट मीन्स अब क्या ये बोलते हैं कि हर प्राइवेट कंपनी जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उसमें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, छोटा सा ये अमेंडमेंट है। अब आते हैं हम रूल 9 में। रूल 9 देखो, रूल 9 बात करता है बेसिकली आपके सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ एक्चुअली रेड विथ सेक्शन 204। तो सेक्शन 204 जो हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में बात करता है, उसके साथ ये रूल 9 हमारा पढ़ा जाता है, राइट। अब इसमें दिया क्या हुआ है, पहले रूल 9 में क्लॉज सी नहीं था, तो एक एडिशन है क्लॉज सी, और एक एडिशन और है, वो है एक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक क्लॉज ऐड हुआ है और एक एक्सप्लेनेशन भी बढ़ा है। अगर हम बात करें कि आपको वो एडिशन और वो एक्सप्लेनेशन दोनों दिया हुआ है, सी बेसिकली देयर आर just a sec, I cannot show you here। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, बस आपका एक क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ है एज ऑन कि हम किस डेट के फिगर्स को अकाउंट फॉर करेंगे। सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 204 बोलता है हमको कि देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज एंड दैट क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड के लिए हम कहाँ जाते हैं, रूल 9 चेक करने जाते हैं, और रूल 9 में हमको मिलता है कि हर पब्लिक कंपनी जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, हर पब्लिक कंपनी जिसका कि टर्नओवर 250 करोड़, आई थिंक सो, राइट, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। और पहले ये 2 ही क्लॉजेस हुआ करते थे, अब क्या है, पहली पब्लिक कंपनी या दूसरी पब्लिक कंपनी या फिर हर कंपनी, दैट मीन्स वेदर इट इज़ अ पब्लिक कंपनी और इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, डजंट मैटर फॉर द थर्ड क्लास। कोई भी कंपनी अगर उसकी लोन्स या बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, PFI 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसी कंपनी भी इनके स्कोप में इंक्लूड हो चुकी है, ऐसी कंपनी भी इनके स्कोप में इंक्लूड हो चुकी है। दैट्स इट। So this is important actually, this can definitely be asked in your examination even as an MCQ, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है तो आपसे MCQ की तरह भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन में क्या ऐड हुआ है, सिंपल एक क्लैरिफिकेशन कि जो फिगर्स हम देख रहे हैं, आपका टर्नओवर हो, आपका पेड अप कैपिटल हो या आपकी बोरोइंग्स हो, ये हम कैसे देखेंगे, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है या कोई चीज़ें लिखी हैं तो हमें क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। अब यहाँ क्या लिखा है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो हमारे पास लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होगी उसकी लास्ट डेट का जो हमारे पास फिगर्स होंगे वो हम लेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से हम
इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कंपनी पे ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहले सिर्फ 2 कैटेगरी थी, मतलब सिर्फ क्लॉज ए और क्लॉज बी था, जिसमें दोनों में पब्लिक कंपनीज कवर्ड थी। एक में पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट थी और एक में टर्नओवर की लिमिट थी 50 एंड 250 करोड़ ईच, राइट। थर्ड क्लॉज ऐड हुआ है जिसमें प्राइवेट कंपनीज का भी स्कोप इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनी भी कोई है या पब्लिक कंपनी कोई है और उनका जो बोरोइंग्स हैं वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो भी वो इस पर्टिकुलर स्कोप में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे से अमेंडमेंट थे। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या है, ऑफकोर्स विदाउट चेकिंग, ठीक है। तो मैं भी ज़रा, एंड आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स, तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चे हैं जिनको ये सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट का फॉर्म याद है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, MR, आई थिंक नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन सा हमारा फॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी मटेरियल, ठीक है। हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से थर्ड चैप्टर है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। देखो, इसमें हमारे जो सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स हैं, बट दीज रूल्स आर नोटिफाइड एंड 18 नवंबर 2019 को हमारा ये नोटिफिकेशन आया है। सो वी हैव टू रीड अबाउट दीज रूल्स ऑल्सो। अगर मैं आपको समराइज्ड तरीके से कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊँ ना, चैप्टर 1 to 3 में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आपको सारे करने हैं। चैप्टर 4 नहीं करना है, चैप्टर 5 में कुछ एनफोर्समेंट पार्ट है जो हमें करना है, चैप्टर 6, 7 नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सीधे चैप्टर 10 आता है जिसमें निधि अमेंडमेंट रूल्स 2020 करने हैं। तो कंपनी लॉ की अगर आप बात करो तो जो मेजर पार्ट ऑफ अमेंडमेंट था वो चैप्टर 1 में ही था, क्योंकि वो पूरा का पूरा रूल सब्सटीट्यूट हो गया था, तो वो पार्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े या ह्यूज अमेंडमेंट्स नहीं हैं, सारे के सारे अमेंडमेंट्स छोटे छोटे से ही हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम आगे। ये जो हमें तीनों अमेंडमेंट्स दिख रहे हैं लाइन से, ये किस में हैं? रूल 15, रूल 15, रूल 15, सब रूल 3, सब रूल 3, सब रूल 3, क्लॉज ए, क्लॉज ए, क्लॉज ए। हम इतना ज़्यादा वो है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे सब क्लॉज 1 और 2 में है, यहाँ पे सब क्लॉज 3 में है और यहाँ पे सब क्लॉज 4 में है। सारे अमेंडमेंट्स एक ही हैं, सारे अमेंडमेंट्स एक ही हैं, सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम इस रूल 15 की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विद द रिलेटेड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिलेटेड पार्टी। देखो, अगर हम सेक्शन 188 में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जितने भी हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको गवर्न करता है वो पर्टिकुलर सेक्शन, एंड देयर आर अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जिनके लिए हमें क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू दीज ट्रांजैक्शंस यू कैन नॉट एंटर विदाउट कंप्लाइंग विद द रूल्स, ठीक है। तो आपको जो उसके साथ कंडीशंस मेंशन्ड हैं उनको फॉलो करना है, कंप्लाई करना है, तभी आप ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कोई भी रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ हमें सेल परचेज करनी है, तो हम कब कर सकते हैं? जब हम उससे जुड़ी हुई सारी कंडीशंस को फॉलो करें। कंडीशंस कहाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं? कंडीशंस रूल 15 में प्रिस्क्राइब्ड हैं। कंडीशंस आपकी रूल 15 में प्रिस्क्राइब्ड हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, विद रिलेटेड पार्टी। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि सच कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे जो भी हम लिस्ट पढ़ेंगे, दे शैल रिक्वायर अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स। अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स। अब उनका कैसा अप्रूवल चाहिए हमको? बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब सिंपल मेजॉरिटी भी एग्री करेगी तो भी ये ट्रांजैक्शंस परमिसिबल हो जाएंगे और हो सकते हैं, ठीक है। अब
इसमें जो हमारे क्लॉज ए के सब क्लॉजेस आते हैं ना, वो क्या हैं, जैसे 1 2 3, जिसमें सब में अमेंडमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये सब अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें बोला क्या गया है अब इनमें बोला क्या गया है, सब में आपको लिमिट स्पेसिफाई की गई है। सबसे पहला सेल और परचेज की बात करता है कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो ऑफ एन अमाउंट, ठीक है। अब वो अमाउंट आपका क्या आता है, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो हमने बोला अमाउंटिंग टू 10% और मोर, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, मतलब आपका जितना भी टर्नओवर आता है, मान लीजिए आपका 100 करोड़ टर्नओवर है, तो 100 करोड़ का 10% इज 10 CR, राइट। तो हमारी एक लिमिट होती थी 10 CR और दूसरी होती थी और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर, दैट मीन्स लोअर ऑफ द 200 करोड़, और 10 करोड़ में से लोअर कौन सा है, 10 करोड़। तो हम ये आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद हम ये देखते थे कि सेल या परचेज इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किए बिना नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिमिट चेक करते थे। अब उन्होंने बोला कि ये चीज़ हटा दी गई है, दिस इज ओमिटेड, दिस शैल बी ओमिटेड। मतलब व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद ओनली 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। देखो क्लॉज 1 में क्या है, सेल और परचेज, क्लॉज 2 में क्या है, बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, आई होप इट इज ओके, बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्लॉज 3 में क्या है आपका, अवेलिंग, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और आपका क्लॉज 4 की अगर हम बात करें तो उसमें लीसिंग के बारे में है, ठीक है। अब हमने बोला क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों में से ये पार्ट हट गया है, दोनों में ये पार्ट हुआ करता था, तो दोनों में अब क्या बचा, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर बचा, इसमें 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ बची। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। या तो आपको तब नहीं समझ में आएगा जब आपने सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, और या तो तब नहीं समझ में आएगा जब सुन नहीं रहे हो। देखो आई विल रिपीट इट वंस अगेन, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुलझा हुआ प्रोविज़न है। अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के नहीं हो सकते, कंपनी उनमें ट्रांजैक्शंस में एंटर नहीं कर सकती है बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के। उसमें हम क्लॉज ए में पढ़ते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट्स entered into with related parties with the criteria as mentioned in the further points, जो हमारे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2, हाँ। तो उसमें सबसे पहले में क्या आता है, सेल परचेज ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, मतलब आपके टर्नओवर का 10% या उससे ज़्यादा, ठीक है, अगर हो रहा है, आपका टर्नओवर जितना भी है 100 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है, तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर आप सेल परचेज का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो नाउ इट रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले आपका एक लिमिट थी, एक और लिमिट क्या थी, स्पेसिफाइड अमाउंट की लिमिट थी, सब जगह 100 करोड़ 100 करोड़, मतलब इन दोनों में 100 करोड़ की लिमिट थी। अगर हम क्लॉज 3 की बात करें तो यहाँ पे तो और ट्विस्टेड लिमिट थी। ट्विस्टेड लिमिट क्या थी, 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी और 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे 3 लिमिट दी हुई थी और बोला गया था कि तीनों में से जो लोअर होगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हटा दिया गया और क्या लेके आए, डायरेक्टली
10% और मोर ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, अब 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। तो अब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया। और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, रूल सब रूल 4 में क्या था, रुपीज और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर डजेंट मैटर, इट हैज़ बीन ओमिटेड, इट हैज़ बीन ओमिटेड। तो अगेन हम यहाँ पे भी किस चीज़ के लिए बचे हैं, 10% or more of turnover. So that is what we are left with. That is what we are left with. So I hope this is clear now. ये चीज़ एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अमेंडमेंट देखते हैं हम। ये हमारे तीनों अमेंडमेंट्स जो थे, ये तीनों के तीनों रूल 15 में ही थे और बेसिकली इस रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए अमेंडमेंट्स आए हैं। इसके बाद अगले हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो ये हमारे अमेंडमेंट्स हैं अगेन इन द सेम चैप्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, अमेंडमेंट रूल्स 2020। और ये जो पर्टिकुलर आपका अमेंडमेंट आया है ना, ये जो पर्टिकुलर आपका अमेंडमेंट आया है, दिस इज़ ड्यू टू द सिचुएशन गोइंग ऑन, दैट इज़ कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट आपका देखो क्या लिखा हुआ है, Rule 4 shall be renumbered as sub-rule 1 thereof, and after sub-rule 1 as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely। आपका रूल 4 क्या था, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है और उसको आपको रीनंबर करके और उसके बाद एक और उसमें सब रूल इंसर्ट कर दिया गया है। क्या बोलता है ये सब? रूल 4 आपकी बातें करता है उन मैटर्स की विच कैन नॉट बी डेल्ट और विच आर नॉट टू बी डेल्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो जो हमारी बोर्ड है, मीटिंग्स हो रही हैं, उन सब में बहुत सारे मैटर्स हैं, मतलब एवरी मैटर यूजुअली इट कैन बी डेल्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट कुछ मैटर्स ऐसे स्पेसिफाइड है जिनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं डील कर सकते हो। स्पेसिफिकली ऐसा लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा है, रूल 4 में लिखा है। जैसे अगर आप याद करो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल जो होता है बोर्ड के एंड से, या अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट होता है, या आपका प्रोस्पेक्टस इशू करने का वो होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको हम बिलीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर डेलिब्रेशंस, राइट। तो ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हम चीज़ों को नहीं कर सकते। एंड हमने इनको कंपनीज एक्ट ने क्या बोला था कि आप फिजिकल मीटिंग्स में ही इनको डील करेंगे, दिस कैन नॉट हैपन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पर अभी की हमारी सिचुएशन कैसी है? अभी की हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हर जगह हम लोग मना कर रहे हैं दैट पीपल शुड नॉट मीट अनलेस नेसेसरी, राइट। सो कंसीडरिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड दिस पैंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन, इनको अलाउ किया गया है। द मीटिंग्स ऑन मैटर्स रिफर टू इन सब रूल 1, जो कि पहले अलाउ नहीं थे टू बी डेल्ट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर एवी मीन्स इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। तो अब आप इनको अब ये आपको अलाउ किए गए हैं, आप ये एवी के मीन्स से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीन्स से किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है। किस पीरियड के लिए अलाउड हैं? फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एंड एंडिंग ऑन 30th June 2020। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अगर आइडियली लिख दूँ तो दे आर अलाउड फ्रॉम 19th March 2020 टू 30th June 2020। इस पीरियड के लिए वो मैटर्स जिनके ऊपर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसीजन नहीं ले सकते थे, वो मैटर्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउड हैं, ठीक है। दे वर स्पेसिफाइड इन रूल 4। I hope things are clear. चलो, moving on to the next amendment. Moving on to the next amendment. Exemptions to government companies. Exemptions to government companies. Chapter 12 जो हमारा मीटिंग्स ऑफ बोर्ड का ही चैप्टर है, उसके सेक्शन 188 में जो हमारा रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन का सेक्शन है। देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन
सेक्शन 188 के सब सेक्शन 1 में सिंपली चीज़ें ये दी हुई हैं कि अगर आपको, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, अगर आपको इन ट्रांजैक्शंस में डील करना है तो आपको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशंस में हम जाते हैं तो हम देखते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए शेयर होल्डर्स का, मतलब शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए, ये ऐसा होगा वैसा होगा, और जब ये सब फॉलो होगा तब हम रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रूल है विच इज देयर फॉर ऑल द कंपनीज, पर इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। वो एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को भी मिलता है। पहले क्या एग्जेम्पशन था गवर्नमेंट कंपनी के लिए और अब क्या एग्जेम्पशन है, थोड़े से बस रिलैक्स्ड प्रोविजंस है फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। क्या रिलैक्स्ड प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। पहले का रूल पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी और गवर्नमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है तो उस केस में आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो इवन व्हेन वन गवर्नमेंट कंपनी इज अ रिलेटेड पार्टी टू एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी और ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक एग्जेम्पशन था। अभी क्या है, थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया गया है। एक गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, मैम यही तो पहले भी लिखा था, पर कुछ चीज़ें और बढ़ा दी गई, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो भी उस पे सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा। इट शैल नॉट अप्लाई टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स। तो पहले क्या था, एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करती है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, अब क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ या फिर कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस पे भी क्या है, एग्जेम्पशन है, मतलब सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, एक गवर्नमेंट कंपनी अदर दैन अ लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स अदर दैन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज इन केस ऑफ कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल। देखो दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली द सेम, इसमें आपका कुछ चेंज नहीं है, इसमें आपका कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। जो आपका मेनली एडिशन है वो यही है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी था और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनका कॉम्बिनेशन दोनों आ गया है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, छोटा सा अमेंडमेंट है। क्लियर है? चलो, तो चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है हमारा चैप्टर 4 का अमेंडमेंट, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये अमेंडमेंट जो आया है, अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया है, 15 अगस्त 2019। ये अमेंडमेंट आपको कहाँ कवर्ड मिलेगा, मे के अमेंडमेंट में। सो आइडियली इस चैप्टर में इसको, मतलब इस पर्टिकुलर फाइल में इसको आप कट कर दीजिए। ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर कवर्ड। दूसरा आया हमारा चैप्टर 5, कॉम्प्रोमाइजेज, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन। अगेन ये वाला जो हमारा अमेंडमेंट है ये हमारा 21 अगस्त 2019, काट दो। अच्छा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आगे हम कट जल्दी करते हैं, राइट। देखो ये जो एनफोर्समेंट पार्ट है ना, कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता ज़रूर रही हूँ। सिंपली क्या लिखा हुआ है हमको, हमारे जो 2 सबसेक्शंस हैं दे हैव बीन नोटिफाइड। सेक्शन 230 चैप्टर 5 का हमारा सेक्शन 230, इसके 2 सबसेक्शंस कब नोटिफाई हुए हैं, 3 फरवरी 2020। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द टेक ओवर ऑफर। ठीक है, तो इस सेक्शन में और कुछ नहीं लिखा है। सब सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो उसमें यही लिखा है कि कंपनी जब टेक ओवर ऑफर देती है तो आपके सारे कंडीशंस कौन से होने चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
और लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, लिस्टेड कंपनी हैज़ टू इन केस ऑफ टेक ओवर हैज़ टू फॉलो सेबी रेगुलेशंस ऑल्सो। और उसके बाद एक बात और लिखी हुई है कि अगर आपको टेक ओवर इफेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो ट्रिब्यूनल को। तो ये दो बातें छोटी छोटी इस चैप्टर से रिलेटेड इस सेक्शन में लिखी हुई हैं, विच वर नॉट नोटिफाइड एंड दे हैव बीन नोटिफाइड ऑन 3rd February 2020। आगे बढ़ें, अगर हम चैप्टर 6 की बात करें, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, तो अगेन अमेंडमेंट जो इस फाइल में दिए हुए हैं वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ही हैं। काटो। ये सारे अमेंडमेंट अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको मे के अमेंडमेंट्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो स्लो डाउन। चैप्टर 7 वाइंडिंग अप, चैप्टर 7 वाइंडिंग अप, अगेन जो हमें अमेंडमेंट दिया हुआ है वो कब का है। उसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर 10 के निधीज, राइट। इसमें कुछ अमेंडमेंट आपके पुराने हैं, जैसे दे आर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 15th August विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस अमेंडमेंट्स, और कुछ अमेंडमेंट आपके नए भी हैं, कुछ अमेंडमेंट आपके नए भी हैं, ठीक है। तो ये सब तो आप काट दो, पर यहाँ पे आप रुक जाइएगा, यहाँ पे आप रुक जाइएगा, बिकॉज ये जो हमारे सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स हैं दे आर न्यू वंस। द निधि सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2020। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपका कुछ अमेंडमेंट खास नहीं है, बट फिर भी सम लिमिट हैज़ बीन चेंज्ड, तो उसको ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं। In Rule 23A, for the words 6 months, the words 9 months shall be substituted. The words 9 months shall be substituted. अब निधीज देखो, हमारा रूल 23A, रूल 23A में क्या लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग निधि company has to get itself declared as nidhi in accordance with rule 3A। अच्छा, इसके पहले कि मैं आपको आगे की बातें बताऊं, एक छोटा सा अमेंडमेंट है सेक्शन 406 की डेफिनेशन में भी, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट मतलब निधि कंपनी पहले क्या हुआ करती थी, जब हम निधि कंपनी का मतलब समझते थे तो निधि कंपनी का मतलब वो कंपनी होता था जो सेविंग्स, ट्रस्ट इन सबको प्रमोट करे और उन कंडीशंस को कंप्लाई करे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो। So any company which is incorporated as a nidhi and complying with all the conditions was known to be a nidhi company। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपके जो सेक्शन 406 में निधि कंपनी की आप डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करोगे ना, उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी विच इज डिक्लेयर्ड एज अ निधि कंपनी इज ओनली अ निधि कंपनी। तो वो कंपनी जिसको कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है टू बी अ निधि कंपनी, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम निधि कंपनी बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि मैम जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज हैं जिनको कि डिक्लेयर नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, लिस्ट नहीं निकाली है कि हाँ ये कंपनी निधि कंपनी है, और बाकी सब जो इनकॉर्पोरेटेड हैं एज निधि कंपनी उनको हम निधि कंपनी नहीं बोलेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट ने अगर मेरे लिए कोई लिस्ट नहीं निकाली है तो मुझे क्या करना होगा। तो जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज है, कोई भी नई निधि कंपनी कब बनेगी, जब उसको नोटिफाई किया जाएगा एज अ निधि कंपनी। तो एप्लीकेशन देनी होती है कंपनी को और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करके उसके बाद उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करते हैं कि हाँ ये निधि कंपनी है, तभी उसको निधि कंपनी माना जाता है, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी क्या है, दे हैव टू गेट देमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज अ निधि कंपनी इन अकॉर्डेंस विद रूल 3A, ठीक है, विद रूल 3A। अब इसमें क्या लिखा हुआ था, ये आपका एक्चुअली इट इज विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 6 months विच एवर इज लेटर। आइडियली मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ, विद इन 6 months
फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स, निधि अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है। निधि अमेंडमेंट रूल्स मतलब जो हमारे 15 अगस्त को आए थे, 15 अगस्त 2019, यहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना था। अगर मैं बात करूँ रूल 3A, रूल 3A, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर पब्लिक कंपनी क्या करती है, एक एप्लीकेशन देती है। क्या एप्लीकेशन देती है? आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है NDH4, ठीक है। आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई होती है तो वो आपको डिक्लेयर करती है एज निधि, और उसके बाद वो आपको नोटिफाई करते हैं इन ऑफिशियल गैजेट, नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट, नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो ये हमारा रूल 3A का प्रोसीजर है, जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के हिसाब से हर एग्जिस्टिंग निधि कंपनी को अपने आप को कन्वर्ट करा लेना होता है। जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ्स हुआ करती थी, जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ्स हुआ करती थी। दैट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड बाय निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019। वो क्या है, हो गई है, वो क्या हो गई है, 9 मंथ्स, वो क्या हो गई है, 9 मंथ्स, ठीक है। क्लियर? दिस इज इमटेरियल। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आई होप कंपनी लॉ से जुड़े हुए सारे के सारे आपको रूल्स और अमेंडमेंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँ। और मे के अमेंडमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट, क्योंकि अगर हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ अमेंडमेंट वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड सून, और बहुत जल्दी वो अपलोड होगा। और आप अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन। एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, और जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट वीडियो, जिसमें हम बाकी सारे लेफ्ट ओवर अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। थैंक यू।